तो हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में। आज थोड़ा सा मुझसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में देखा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पार्टिकल्स की वजह से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वजह से भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखकर ही इस क्लास को लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू अपॉन एरिया, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज हमने रख दिया है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बारे में बेसिकली लास्ट क्लास में बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ठीक है। जैसे ये रिंग है, इस रिंग की वजह से इस पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक्सिस ऑफ द रिंग है, इसके सेंटर पर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ड्यू टू सिमेट्री। जैसे एक सेगमेंट में इधर ले लूँ तो अपोजिट सेगमेंट ये ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, नेट कैंसिल कर देगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसे ये जितने भी एक दूसरे के अपोजिट सेगमेंट लेते ले आओगे तो टोटल क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसीलिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग यानी कि यहाँ से ये है आर डिस्टेंस, यहाँ से क्या है ये आर डिस्टेंस, और ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। तो फॉर्मूला हमारे पास हमने डेराइव किया था लास्ट क्लास के अंदर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन देखना है तो जस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। इसके बाद आज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि अगर हम बात करें तो ये तो हमें पता ही है कि सेंटर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, यानी कि ये जो रिंग है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी इस एक्सिस पर कहीं भी, तो वो किधर होगी बेटा, या तो इधर होगी या वो इधर होगी, ठीक है। अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर जाएगी, इस तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पीछे की तरफ, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द एक्सिस होगी, एक्सिस के पैरेलल होगी, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। एंड अवे फ्रॉम द रिंग इफ चार्ज इज पॉजिटिव, रिंग से दूर होगी कब, जब चार्ज पॉजिटिव होगा, लेकिन पास चार्ज की रिंग की तरफ कब होगी, जब चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अगर इसमें ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर, रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल आर। अगर मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, गिवन दैट ये जो आर डिस्टेंस है ना एक्सिस और सेंटर के बीच में, यानी पॉइंट और सेंटर ओ के बीच में जो डिस्टेंस है आर, ये बहुत छोटी है इन द कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ रिंग। तो जो फॉर्मूला बनेगा बेसिकली होता क्या है कि इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, कैपिटल आर कॉमन ले लूं, थोड़ा सा मैं इसको आगे डेराइव करके दिखा देता हूं, के क्यू आर अपॉन, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लिया बेटा, इसमें से कैपिटल आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाले, कॉमन ले लिया, तो आर क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें क्या होता है जरा ये से देखिएगा, ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आफ्टर नेग्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये स्मॉल आर बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, बहुत छोटा नंबर है इन द कंपेरिजन ऑफ रेडियस आर, तो जैसे मैं लिख दूं 1/10,000, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0001, तो 1 के कंपेरिजन में 0.001 तो बहुत छोटा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने का मतलब क्या है कि फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिलेगा फिर वो क्या मिलेगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन। इसके बाद याद रखिएगा कि अगर
आर स्मॉल आर रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन। ठीक है, वहां पर हम ये वाला टर्म को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, अगर यहीं पे रेडियस ऑफ द रिंग बहुत छोटी कर दी जाए इन द कंपेरिजन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी, ठीक है, तो आर से आर स्मॉल आर बहुत बड़ी है कंपेरिजन टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या करने वाले अपन लोग बेटा, इसी को देखते हैं, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, कैपिटल स्मॉल आर कॉमन ले लिया। जैसे मैं स्मॉल आर कॉमन लूंगा तो के क्यू आर अपॉन स्मॉल आर कॉमन लेंगे तो आर क्यू बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो टर्म है बेटा इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, बिकॉज आर इज मच लार्जर देन स्मॉल आर इज मच लार्जर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो अंदर तो +1 रह गया, +1 की पावर कुछ भी रहे, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इस एक आर से मैं आर स्क्वायर कर दूं, आर क्यू बढ़ा दूं, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, रिमेंबर दिस वन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर केस 2 है, केस नंबर 1 जब आर बहुत छोटा हो, स्मॉल आर बहुत छोटा हो कैपिटल आर से, केस नंबर 2 जब कैपिटल स्मॉल आर बहुत बड़ा हो कैपिटल आर से, ठीक है। जरा मेरी बात को समझिएगा यहां से आगे कि हमने देखा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर मैं यहां से इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर चले जाऊं, कहां तक, इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर तक जाते जाऊं तो इस आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे ना। और जब ये नीचे किसी टर्म के किसी कांस्टेंट वैल्यू के नीचे इनफाइनाइट आता है, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि एट इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0, यानी कि सेंटर पे 0 है और इन्फिनिटी पे भी जाके 0 है, लेकिन यहां तो 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो कहीं ना कहीं करंट बढ़ रहा होगा, उसके बाद फिर 0 होने के लिए फिर घटा होगा। तो देयर विल बी सम पॉइंट जहां पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझते हैं इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के अंदर एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल R/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इज मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रेडियस क्या आती, कैपिटल आर, ये क्या है, स्मॉल आर, पॉइंट पी। जब पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगी, R/√2, तो इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब सर बात करते हैं कि सर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू आर इन अ रिंग आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो पुट स्मॉल आर एज R/√2, तो के क्यू आर अपॉन √2 आर स्क्वायर प्लस R/√2 पुट कर रहे हैं तो आर स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 की पावर 3/2। सॉल्व करने पर के क्यू R/√2 अपॉन, या √2 को नीचे ले जाते हैं, के क्यू आर अपॉन √2 अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो क्या आता है, के क्यू अपॉन 2√2 आर, नहीं ये नहीं आता। सॉल्व करेंगे तो के क्यू आर, इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आएगा, आर क्यू, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, उसका क्यूब कर देंगे, अंदर क्या है, ये है, तो मल्टीप्लाई में √2 है, ये क्या है 3/2 अंडर रूट में उसका क्या है क्यूब। तो क्या कर सकते हैं हम, मैं आगे सॉल्व कर दूं, यहाँ सॉल्व करने पर के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर है, ये रहा, आर स्क्वायर थोड़ा सा तो ये काट दूं, तो आगे अगर हम आर से ये वाला आर से ये काट देंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में
रूट टू का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या कहेगा, क्यूब होगा उसका, तो 3√3 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 इसका डिवाइड करना है मुझे, मल्टीप्लाई करना है √2 ऊपर, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2k³ अपॉन 3√3 r²। तो बेसिकली जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो होगी E मैक्सिमम ड्यू टू रिंग k³ अपॉन 3√3 r², ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और ये किस डिस्टेंस पर आ रही है, जब स्मॉल r की वैल्यू r/√2 है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी में जब हम बात कर रहे हैं बेटा कि सर हमने देखा कि सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर हमें r/√2 डिस्टेंस पर सेंटर से क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू, और इनफाइनाइट पे जाके फिर क्या हो रहा है 0। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इस तरीके का। अगर मैं वेरिएशन दिखाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ में डिस्टेंस के, तो बेटा कुछ इस तरीके से आता है। ये क्या है, x डिस्टेंस, ये है x डिस्टेंस यानी कि रेडियस, क्या चीज है ये, रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले सेंटर पे यानी कि जब r की वैल्यू क्या है 0, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है 0। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। उसके बाद ये क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, बताओ सब लोग, क्या होगा r/√2। इसके बाद ये क्या होगी, घटना शुरू। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, P पॉइंट मैक्सिमम मान लिया, यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सिस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये सारी कहानी किसके बारे में थी, रिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन यहाँ से आगे और चलते हैं आगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल। हॉलो स्फेयर यानी कि ये एक स्फेरिकल बॉल है, बॉल सब लोग समझते हैं, अंदर से कैसी, खोखली। तो एक जो भी चार्ज होगा इसके क्या होगा, सरफेस पे चार्ज होगा, यानी कि इसके सेंटर पर कोई भी चार्ज, इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो कहाँ है, इसके सरफेस पर। तो सरफेस पर चार्ज है, तो इसकी वजह से सबसे पहले बात करते हैं कि जब रेडियस क्या हो हमारी ग्रेटर देन स्मॉल r हो, यानी कि मैं कोई पॉइंट मानता हूं, कोई हम पॉइंट ले रहे हैं जो कि बाहर है P पॉइंट, ये स्मॉल r, इसकी रेडियस है स्फीयर की कैपिटल R। यहाँ पर स्मॉल r जो है वो बड़ी है कैपिटल R से, यानी कि पॉइंट P स्फीयर के बाहर है। ठीक है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k³/r²। ये हम कैसे निकाल रहे हैं कि जब हम बाहर होंगे स्फीयर के, तो वी विल कंसीडर द होल चार्ज Q विच इज स्फीयर पे जो फैला हुआ है, उसको सेंटर पॉइंट पे क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और एक पॉइंट बॉडी की तरह इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे जब r = r होगा, यानी कि अब पॉइंट कितना मान लिया, P पॉइंट पे ये रहा, ये सेंटर O। ठीक है, यहाँ पे r = क्या है, कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर भी क्या है, कैपिटल R। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, k³/R² बोलो, या k³/Q। ठीक है, Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जब पॉइंट कहाँ हो, अब स्फीयर के अंदर, यानी कि सपोज इस तरीके से P पॉइंट है, ये R है और ये क्या है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल इज 0। ठीक है, नोट पॉइंट की तरह नोट कर लें, सारे नोट्स बनाते चलें। आगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस,
इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब हमने जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एक सॉलिड स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ध्यान रखें, ठीक है। ये दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखें आगे, अब हमें निकालना है इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 निकालेंगे। केस नंबर 1 क्या है इसी में कि जब जो पॉइंट है वो सेंटर की, पॉइंट का सेंटर डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, स्मॉल आर, पी पॉइंट ए था इस तरीके से, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है ज्यादा किससे, कैपिटल आर से। तो वही सेम कंडीशन कि इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने बेटा, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा कि हम इसको क्या मान लेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहाँ मानेंगे, सेंटर पर। पूरा पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट कर दिया हमने, इस सेंटर पर ही कंसंट्रेट कर दिया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मानेंगे कि हमने पूरा चार्ज कंसंट्रेट कर दिया सेंटर पे, सेंटर पे क्यू चार्ज, अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम सब जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सब, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 वही सेम स्फीयर है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, यानी कि केस नंबर 2 क्या कह रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन अब थर्ड केस अगर हम देखें, थर्ड केस जैसे कि अब ये स्फीयर है, रेडियस इसकी है कैपिटल आर, लेकिन जो पॉइंट पी है वो इसका कहाँ है, अंदर है, इनसाइड है। यानी केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि कैपिटल आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। पहला नंबर आउटसाइड, आउटसाइड में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अंदर निकालने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा हम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट। तो चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, भाई पूरे वॉल्यूम स्फीयर का क्या है, यही होगा। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे बड़ी बात। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अगर मैं एक इमेजिनरी कोई एक स्फेरिकल मान लूं, स्फीयर मान लूं पूरा, इसके अंदर एक स्फीयर है ऑफ थिकनेस dx, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, ठीक है। तो बेटा मुझे ना इसके जो स्मॉल सेगमेंट है ना ये वाला, तो इसके अंदर का कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, मुझे ये वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, ये वॉल्यूम। क्योंकि हमने थिकनेस क्या मानी है, बहुत छोटी मानी है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3, अगर रेडियस क्या है उसकी x मानी है, तो 4/3 पाई x क्यूब। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू dx, तो dv ओवर dx क्या हो जाएगा, 4/3 पाई x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आगे आ जाएगा, इंटू 4/3 पाई x की पावर 3 - 2 x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4/4 पाई x स्क्वायर विच इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो बेसिकली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dv ओवर dx इज इक्वल टू
4 पाई एक्स स्क्वायर, तो डी वी इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान रखें इस चीज को। फॉर ए स्मॉल सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो वॉल्यूम हम लिखेंगे डी वी की वैल्यू क्या होगी 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो टर्म याद रखें, डेंसिटी और इनका बड़ा यूज करने वाले हैं। ये इस सेगमेंट का वॉल्यूम है, ठीक है। हमने पढ़ा है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर क्यू अपॉन वी है, फाइनाइट है, तो रो इज इक्वल टू ये नहीं होगा क्या डी क्यू ओवर डी वी, ये भी रो ही है। फॉर ए स्मॉल चार्ज, फॉर ए स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो हमने सेगमेंट माना है ना ये वाला, इस छोटे से सेगमेंट में कितना चार्ज होगा, आई टेक इट एज डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी रो इंटू डी वी। अब इस छोटे से सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट आर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्वेश्चन क्या है कि छोटे से सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट आर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट्स टेक इट द सेगमेंट, यहाँ ले लेते हैं, इसकी वजह से पॉइंट आर यहाँ पर है, पॉइंट पी क्योंकि आर डिस्टेंस पर है, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो ये क्या एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव कर रहा है ना, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फॉर्मूला वही होता है सेम, क्या होता है E इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रिमेंबर अगर कोई पॉइंट कहां से इससे बाहर हो तो क्या होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू के लिए हम निकाल चुके हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या डीवी की है, और रो इंटू डीवी क्या हो जाएगा, तो डी क्यू क्या हो जाएगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समस्या कोई, ठीक है। अब जरा कांस्टेंट हम देखो, ये तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसकी वजह से, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस माना है। अब देखो ये तो हमने एक सेगमेंट माना ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसी तो कई सारी सेल्स होंगी। बेसिकली स्फेयर क्या है, जितनी भी छोटी छोटी डीएक्स लेंथ की सेल्स होंगी, इन सबको हम अगर ऐड कर देंगे तो स्फीयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो कंटिन्यूसली वी आर एडिंग इट, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो चाहे एक सेल ये होगी, एक सेल और होगी, एक सेल और होगी, सबसे मिलकर तो पूरा स्फीयर बना होगा, ठीक है। और इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हमारी फॉर्मूला क्या बना ये वाला बना। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, जीरो से लेकर, हमें निकालना किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे, जो कि सेंटर से कितना दूर है आर डिस्टेंस पे। तो जीरो से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ कहां तक करेंगे जीरो से लेकर आर तक। कर दिया साहब। इंटीग्रेट करें तो के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, रो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया 4 पाई एक्स, तो 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रह गया आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, रह क्या जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल, जो हमने एक सेगमेंट माना ना उसकी वजह से। तो के इंटू रो 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो के इंटू रो 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू कुछ जीरो से लेकर आर तक। अब वैल्यू पुट कर दो, के रो इंटू 4 पाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू लिमिट पुट करेंगे आर क्यू बाई 3, तो मैं इसे उड़ा दूं, रह क्या जाएगा 4 बाई 3 इंटू रो इंटू पाई आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट ए डिस्टेंस आर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, हाँ भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं, ये तो किसके टर्म में है, ये हमारी डेंसिटी के टर्म में, लेकिन हमें तो क्यों दिया गया साहब, हमें नहीं दी गई डेंसिटी क्या है, हमें क्या दिया है इसका चार्ज दिया गया, चार्ज कितना है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्फीयर पे क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल रो को कन्वर्ट कर देंगे किसमें क्यू के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं 4/3। अब रो क्या होती है,
Q अपॉन V, देखो जरा Q अपॉन V, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई विद पाई इंटू आर, तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहां रह क्या गया के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान में रखेंगे ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्यू और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन में दे दिया उसने चार्ज डेंसिटी ये है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। अब ऐसे ये है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, अब देखिए यहाँ पे जैसे बोल देना कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला एक तरीके से मान के चलो, ये आपको तीनों केस में वैलिड करेगा। कैसे कि सर यहाँ से ना मुझे डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से मैं चाहता हूँ सरफेस पर निकालना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ r की वैल्यू क्या हो गई, r के बराबर, तो यहाँ r के बराबर वैल्यू लिख दो, तो r से r क्यू कटेगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो k क्यू अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। बाहर लेके जाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में है k क्यू अपॉन r स्क्वायर, क्या स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। बेसिकली क्या है कि आपको फॉर्मूले से पहले क्या समझना है, इसका करने का मेथड। अभी तो क्या है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी इससे आगे हम पढ़ने वाले नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर के पास आते जाएंगे चार्ज डेंसिटी चेंज होती जाएगी। अब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेट से बढ़ रहा है चेंज होने पर, कहीं कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का हम यहाँ से आगे अगले लेक्चर में इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका एक ऑब्जर्व करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना ली हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में दिखाई नहीं देती हैं, बस मान लिया है कि इस तरीके से लाइंस का यानी कि फील्ड का अरेंजमेंट हो रखा है। जब हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर हम ये मानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली किधर जाती हैं, आउटवर्ड, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलरली वो आउटवर्ड निकलती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव चार्ज बॉडी की बात करें तो वो रेडियली इनवर्ड आती हैं, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। कहानी क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये बेसिकली क्या बताएंगे, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं यहां बना देता हूं, ध्यान से देखना, क्या एक सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे ये मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए, कोई दिक्कत। अब इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम एरिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकल रही है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी क्लियर है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। दूसरी बात है कि हाउ दे डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह, पॉजिटिव से निकल रही है, सॉरी पॉजिटिव से क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये जो डायरेक्शन जाने की है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन क्या हो सर ये अगर कर्व हो जाए, तो जैसे फिगर नंबर इसमें दिखा रखा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव में एंड हो रही है। तो मैं चाहता हूं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डायरेक्शन निकालना, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, टेंजेंट ड्रॉ करना। हमने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा यहाँ पे, टेंजेंट, और इस टेंजेंट के अलोंग ही क्या होगी, डायरेक्शन। रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन जो आप डिफाइन करती हैं वो कैसे डिफाइन करती हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा साहब, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो साहब पॉजिटिव टू नेगेटिव यही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पी पॉइंट पे किधर हो गई, इस तरफ, एंड दिस एरो इज आल्सो शोइंग डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसका रीजन क्या है, तो क्यों नहीं कर सकते, वाई दे कांट क्रॉस ईच अदर, रीजन क्या है सर। बेटा रीजन बहुत सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है,
और जैसे यहाँ पर एक फील्ड लाइन ऐसे आई और एक फील्ड लाइन ऐसे आई, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दी बेटा, क्रॉस कर गई। क्या कर गई, क्रॉस कर गई। लेट सपोज कर दी हमने, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पी पॉइंट पे यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो हमारा तरीका क्या था, हम क्या करते थे, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, टेंजेंट नंबर 1 और टेंजेंट नंबर 2, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन है। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक वेक्टर क्वांटिटी की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाए? नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले सपोज एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बेटा बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि पहली चीज ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। दूसरी चीज ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी डिफाइन करेंगी। तीसरी बात क्या है कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है इसके बारे में कि ये हमेशा क्या बनाएंगी, कभी क्या नहीं बनाएंगी, क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली और घूम फिर के वापस कहाँ गई, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वापस से कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। पॉजिटिव से निकली तो एंड उसका नेगेटिव पे जाके होना है। कहानी क्लियर है? हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। ये एक उसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो ध्यान में रखेंगे ये 3-4 बातें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फोर्स के बारे में। आज हम बात करते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। तो इसके बाद हमारी अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइन के बारे में सारी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारी डिफाइन करती है, डायरेक्शन बताती है, इंटेंसिटी सब क्लियर होगी सारी चीजें। अब फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो फ्लक्स क्या कहलाता है? बेसिकली एक फिजिक्स की लैंग्वेज में साइंटिफिक बात करें तो फ्लक्स क्या है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। यानी कि इसका रिप्रेजेंट होता है फाई, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। यानी कि हम कोई सरफेस ले लिया, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डीए, तो छोटा सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा उसका हम निकालेंगे कैसी वैल्यू, ई डॉट डी ए। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू फील इट ना। तो आसान शब्दों में समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक डेफिनेशन है, जब भी आपके सामने बोर्ड में या कहीं भी क्वेश्चन आए रिटन में तो राइट डाउन दिस डेफिनेशन बिकॉज इट इज अ मोर करेक्ट डेफिनेशन, ठीक। लेकिन समझने के लिए, फील करने के लिए डेफिनेशन होती है, वो होती है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं कुछ सरफेस एरिया लाके फिक्स कर दिया, मैंने क्या रख दिया, कोई सरफेस एरिया इसमें लाके रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस ए एरिया में से जो मैंने रखा फिगर रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 7 निकल के जा रही है। कितनी निकल रही हैं? 7। तो 7 फील्ड लाइन निकलने का मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया बेटा, 7। कहानी बहुत सिंपल सी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो सरफेस से पास हो रही है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इसके केसेस हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, ठीक है। यूनिट कैसे बताएंगे, हमने देखा क्या, ई डॉट डी यानी ई मल्टीप्लाई विद एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यहां से आगे बढ़े, जब भी हम किसी फिगर को ठीक है, मैंने एक फिगर लिया और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जिसकी इंटेंसिटी ई है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब इसे रखने के ना बेसिकली हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ कि जिससे ये जो फील्ड लाइंस हैं इसके परपेंडिकुलरली से पास हो जाए, यानी कि जो एरिया है इसका सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली अंदर पास होके निकले। एक मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलरली पास ना होकर हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है। 2-3 तरीके हैं। तो इस तरीके में हमें निकालना सीखना क्या, इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन। देखो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, E डॉट डी ए, क्या फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो E डॉट ए होगा ना, तो E डॉट ए यानी कि एरिया वेक्टर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ डी ए का मतलब यानी कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर डिफाइन कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका सबसे पहला तो पॉइंट याद रखें कि ए वेक्टर जो होगा ना ऑलवेज अवे, ए वेक्टर विल ऑलवेज अवे फ्रॉम सरफेस, ये हमेशा सरफेस से दूर होगा। जैसे ये एक सरफेस ले रहे हैं तो इधर होगा, अब सर दूर तो इधर भी है, इधर ही कैसे ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर। मैं देख किधर से रहा हूं, इस तरफ से, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली, ठीक। अब मैं देख रहा हूं इधर से, इस तरफ से, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या लूंगा मैं, ये वाली, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर, किस तरफ से हम खड़े होके देख रहे हैं। कहानी क्लियर है। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोज बॉडी के लिए, ये कोई क्लोज बॉडी ले लें, इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो बॉडी से अवे लीजिए, यहाँ ऑब्जर्वर का कोई चक्कर नहीं है, क्या लीजिए बॉडी से अवे। क्या हो सकता है बॉडी से अवे, यही होगा ना, दूर, ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे मैंने सरफेस बना दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूं, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ये है इसका एरिया वेक्टर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज करिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है यूनिफॉर्म और इधर जा रही है, ये क्या मैंने एक सरफेस एरिया लिया और बीच में रख दिया इसके, ठीक है। बीच में जब इसके रख रहा हूं तो सारी फील्ड लाइन अंदर से पास होकर निकलेंगी। इसका एरिया वेक्टर, चूंकि मैं आप देख रहा हूं किधर से रहा हूं, इधर से देख रहा हूं ना, तो बॉडी से अवे इधर ही जाएगा ना, और परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो ध्यान से समझना है, इसमें परपेंडिकुलरली जा रहा है, यानी कि ये तो फील्ड लाइन से आ रही सारी, और इनके बीच में क्या रखा हुआ है, ये सरफेस एरिया, तो इसका भी एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी ये हो गई। तो अगर मैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 0, बिकॉज फील्ड डायरेक्शन भी ये और ई डायरेक्शन भी, एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर जा रही है, तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एरिया। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए यानी कि ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ई ए, तो फ्लक्स क्या आ गया हमारा, ई ए। तो केस नंबर फर्स्ट यानी कि व्हेन एंगल बिटवीन ए इज 0, इसको दिमाग में रखेंगे। वही हम बात करेंगे बेटा केस नंबर 2, लेट सपोज कैसे, जैसे ये है कोई सरफेस एरिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी इधर जा रही है। पहले मैं किधर से ऑब्जर्व कर रहा था, इस तरफ खड़ा होके, तो फील्ड डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर ये, लेकिन अब मैं किधर आ गया, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, मैं किधर आ गया, इस तरफ। अब फील्ड डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, उल्टा, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, ये ऑब्जर्वर है इस तरफ, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, उल्टा, यानी कि थीटा की वैल्यू 180, तो ई वेक्टर क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा इसमें, फ्लक्स होगा ई ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ई ए। तो बेटा हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये केसेस हैं,
इसके बाद बात करेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अगर मैं अगर मैं एक सरफेस एरिया को किसी एंगल पे क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, यानी कि अब एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया इसका। और फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, सारी सेम यूनिफॉर्म, ई वेक्टर। यहां तक कहानी क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या है, थीटा। क्या है, थीटा है। ये हो गया ई वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर। एंगल दोनों के बीच में कितना है, थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अब ये एंगल अगर तुम्हें 60 दे रखा हो तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ई ए अपॉन 2। तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को की वजह से फ्लक्स निकालने का तरीका। तो फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तक सब याद रखेंगे। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे ये हमें बेटा दे रखा है क्यूब, क्या दे रखा है, ये क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब के अंदर ये है सरफेस नंबर 1, पीछे वाला जो है सरफेस नंबर 2, साइड वाला सरफेस नंबर 3, नीचे वाला सरफेस नंबर 4, साइड वाला ये वाला सरफेस नंबर 5, और सामने जो सरफेस है वो सरफेस नंबर 6। ये 6 सरफेस दे रखे तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज पासिंग थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, साइड दे रखी है इसकी ए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। हर एक सरफेस से में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कितना वैल्यू हो गया। सबसे पहले देखिए इस सरफेस नंबर 3 का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। सरफेस नंबर 5 का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ। 4 का नीचे, 1 का ऊपर, ए का पीछे और 6 का आगे। ठीक है, मैं पहले निकालता हूं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट एरिया, एरिया नंबर 1 में से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल 90 डिग्री का। तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ई ए इंटू 0 यानी कि फ्लक्स क्या हो गया, 0। नेक्स्ट फ्लक्स निकालते हैं सेकंड एरिया में से। दूसरा वाला एरिया कौन सा है, जो पीछे वाला सरफेस है, उसमें भी ऐसे क्या हो गया, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सॉरी अंदर की तरफ क्या हो गया, एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एंगल देखूं तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां भी फ्लक्स 0। फ्लक्स ड्यू टू थर्ड, तीसरे में निकालते हैं। तीसरा वाला कहां है, ये रहा साहब, एरिया वेक्टर। ठीक है, तीसरे वाले के फ्लक्स निकालेंगे तो तीसरे वाले फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी है, एरिया वेक्टर भी है, एंगल क्या हो गया, 0। तो ई ए कॉस 0, ई इंटू एरिया ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, क्यूब है साहब, ये भी ए और इसकी ये साइड भी है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई ए स्क्वायर क्या हो गया, इसका फ्लक्स। तो इसी तरीके से बाकी के 3 सरफेस हैं, सरफेस नंबर 4, 5 एंड 6, ये आप निकालिएगा घर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक तरीके का, ऐसे क्वेश्चन फ्लक्स से रिलेटेड आते हैं। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ सरफेस of side length L meter in a plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at angle with the horizontal side of square as shown in figure. The electric flux linked with the surface in units of volt into meter. ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेटा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये, और एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का जो एरिया वेक्टर हो गया वो ये है, और उससे जो एंगल बनना है वो क्या है, थीटा। क्वेश्चन सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो फ्लक्स तो हम जानते हैं क्या होता है, ये कॉस थीटा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा वोल्ट मीटर का तो कुछ है ही नहीं, कहने ही नहीं। वोल्ट मीटर का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है,
न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, फ्लक्स की यूनिट हो गई, लेकिन न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, इसको बेटा क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर पर कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस यूनिट वोल्ट इनटू मीटर। तो ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान सुनेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by। इस सरफेस की वजह से, यानी इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले इस पहले वाले में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर दूसरे वाले का, तो टोटल कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो पहले वाले का फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स द फर्स्ट सरफेस क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा। पहले वाले यानी कि ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है। एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ है। एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 180। तो ई ए कॉस 180 यानी कि ई ए इंटू -1, ई ए इंटू -1। तो माइनस का ई ए आंसर आ गया, फ्लक्स टू द फर्स्ट सरफेस। यदि फ्लक्स टू द सेकंड सरफेस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी ये है। तो आंसर क्या आएगा, ई ए, एंगल क्या हो गया 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ई ए प्लस का। लेकिन जब नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करें, फ्लक्स पहला प्लस फ्लक्स दूसरा, दोनों जोड़ देंगे। तो माइनस का ई ए प्लस का ई ए, आंसर क्या आएगा 0। तो रिमेंबर वन मोर पॉइंट कि द फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज बी 0। अगर हम किसी भी क्लोज बॉडी को, चाहे फिर वो कुछ भी हो, अगर हम किसी भी क्लोज बॉडी को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख देंगे तो उनके अंदर से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखा है, ये कंडीशन जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा टू द लिंकिंग विद दिस सरफेस, यानी कि इस बॉडी के थ्रू, तो वो क्या होगा 0। नेट याद रखेंगे। जैसे अब ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना, आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ सरफेस ये वाला है, उसके थ्रू भी 0। फ्लक्स टू द फिफ्थ सरफेस क्या आ रहा है, माइनस का ई ए स्क्वायर, और फ्लक्स टू द सिक्स्थ सरफेस क्या आ रहा है 0। अगर मैं फ्लक्स नेट निकालूं तो क्या करूंगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 और ये 4, इसको भी ऐड करेंगे 5 प्लस 6। इन सबको जब ऐड करेंगे बेटा तो माइनस का ई ए स्क्वायर प्लस का ई ए स्क्वायर, ये कैंसिल, 0 0 और 0 0, इनको जब 0 ऐड करेंगे तो 0। तो नेट क्या हो गया, यहाँ पर भी 0। तो इंडिविजुअल सरफेस के थ्रू कुछ ना कुछ फ्लक्स हो सकता है, लेकिन नेट क्या होगा हमेशा 0, लिंकिंग विद द क्लोज बॉडी। याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो ये सारी कहानी है बेटा फ्लक्स की, ठीक है। फ्लक्स लिंकिंग विद द बॉडीज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स लिंकिंग विद द बॉडी विद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम बेटा डाइपोल्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले लगाइए।